आदिवासियों पर नेता पेशाब करते हैं, राहुल गांधी ने आरएसएस पर कसा तंज। मुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इतिहास रचने जा रही कांग्रेस, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। सोनिया गांधी से मुलाकात में बोले सीएम गहलोत, सोनिया गांधी भी राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आए। अपने राजनीतिक करियर में ऐसा बहुत कम देखा है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट देख हैरान हो गए टीएस सिंहदेव। इंडिया ने दिया इजरायल का साथ, ओवैसी को आई अटल बिहारी वाजपेयी की याद। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के दौरे पर हैं। यहां राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि आडवाणी की एक किताब का जिक्र करते हुए कि आडवाणी जी ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी का सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनका कारखाना है, तो मैंने सोचा कि चलो देख लें। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन किया जा रहा है। यह काम बीजेपी के लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी, को करके दिखाया है। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब यह कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता,
वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है, ना लॉयर बनना, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। ये है आदिवासी और वनवासी शब्दों। 5 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया राजस्थान में इतिहास रचने जा रहा है और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ रही है। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। पांचों राज्य चुनावों में जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी आंकलन हो रहा है, जो भी सर्वेस दिख रहे हैं, दो मैं सर्वेस पे विश्वास नहीं करती हूँ, पर वो एक इंडिकेटर होते हैं कि किस दिशा में जनता जा रही है। और जो वोकल होकर बता रहे हैं कि वो सरकार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है उनको सत्ता से निकालेंगे। राजस्थान में इतिहास रचने जा रहा है जहां कांग्रेस फिर से लौटकर आएगी। तो जो राज्य हैं, मैं बस उम्मीद करती हूँ इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन एनवायरनमेंट बनाएगी, सेफ इलेक्शन एनवायरनमेंट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी लेंगे। खास करके मैं युवाओं और महिलाओं से कहूंगी कि बड़ी संख्या में आकर आप अपना वोट दर्ज कराएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जो सरकारें बनेंगी वो आप लोगों के लिए किस तरीके का काम करेंगी वो ध्यान में रखना जरूरी है, और एजेंडा अनुसार काम हो, ना कि जो जुमलेबाजी वादे कर दिए जाते हैं फिर वादा खिलाफी होती है ये कहकर के वो तो चुनावी जुमला था, उन चीजों पे ना अटक जाए। मेरे को आम आदमी पार्टी वही कह रही है कि वो 3 स्टेट में पूरे फुल फ्लैश तरीके से सिंगल होकर चुनाव लड़ेंगे। ये क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कि आम आदमी पार्टी इस तरह की बात बोल रही है, क्या वो वाकई में इतने स्टैंडफुल है कि 3 राज्यों में अकेले दम पे चुनाव लड़ पाए, या फिर ये उसकी स्ट्रेटेजी है? देखिए, वो गोवा में भी लड़ चुके हैं, वो पहले महाराष्ट्र में भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश में लड़ चुके हैं, पर ये चुनाव जो है वो दो साइड्स का है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस है और बाकी सब जगह कांग्रेस और भाजपा है, तो बहुत स्पष्ट लड़ाई है, कोई थर्ड एंगल नहीं है इसमें काम आएगा। तेलंगाना में जो थर्ड पहिया बना हुआ था बीजेपी, वो भी हार की कगार पे है, साइडलाइन पे हो जाएगा। तो ये जो लड़ाई में कौन विजयी होगा वो वहां की जनता तय करेगी। नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह वो कह रहे हैं कि जो कास्ट सेंसस है उसने ओवर पावर कर दिया कमंडल को, प्री पॉलिटिक्स को। ये जो पॉलिटिक्स से ज्यादा मैं मानती हूँ कि ये देश में डेटा होना जरूरी है कि कौन किस वर्ग से है और किसको वंचित किया जा रहा है, किनको सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, किनकी इनकम कम है, किनका रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, वहां पे भागीदारी कम है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उससे कोर्स करेक्शन हो सकता है। कोर्स करेक्शन में पॉलिटिकली नहीं बात कर रही हूँ, मैं कोर्स करेक्शन बात कर रही हूँ वेलफेयर स्कीम्स की, टारगेटेड स्कीम्स की, और इक्वालिटी की। जब हम समानता की बात करते हैं, सबको समान अधिकार मिले इस देश में, तो उस हिसाब से ये आंकड़े होना जरूरी है। 2011 में भी इसके आंकड़े आए थे जो देश की जनता के सामने नहीं पेश किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो और उनकी खुद की पार्टी के खेमे से काफी आवाजें उठ रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल उनकी एलाय हैं, वो भी कह रही हैं होना चाहिए। बहुत सारे वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो ये चीजें जो जनता के हित में हो वो सामने आनी चाहिए। मंत्री भारत सरकार में ये कह रहे हैं कि जो मनमोहन सरकार थी तो वो कहीं ना कहीं एंटी ओबीसी थी और माइनॉरिटीज को पहले उनका राइट देने की बात करती थी क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन अब जो है वो सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपीजमेंट की बात करते हैं कि जबकि उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। 2014 से हम बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर हमने देश में इतना जहर घोला है कि आज पार्लियामेंट के पटल पे भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे एमपी सांसद के लिए जो मुसलमान हैं। तो मैं इस पे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, उनकी राजनीतिक विचारधारा रही है। राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने ध्रुवीकरण वाली राजनीति फैलाई है, आपस में लोगों को भिड़ाया है। तो जो गंदगी जो दिमाग की होती है उसको सफाई तो कोई। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक प्रत्याशियों के
नामों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन अब जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकता है। इसी बीच आज मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। पहली सूची को लेकर जो है औपचारिक ऐलान हो सकता है और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा बैठक? देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई, काफी क्या कुछ खास? नहीं, कर्ती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया है। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास 25 साल से काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कर्ती कॉल करना हमारा। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत? देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आए, हम चाहेंगे वो आए। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पास हमने कर दिए। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया कि इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाहें चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे, भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है, ये बताने का अवसर मिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में बीजेपी ने 3 सांसदों को टिकट दिया है, इसमें से केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने पर विपक्षी दलों के नेता भी हैरान हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उनका अपना पार्टी के अंदर की बातें रहती हैं और जिनको वो बेहतर समझ रहे हैं उनको उन्होंने चुना है। ये जरूर दिखता है कि मैंने ये बहुत कम देखा आज तक। राजनीतिक अनुभव जो मेरा 40-50 साल का है उसमें ये मैंने बहुत कम देखा कि इतने बड़े पैमाने पे सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों को राज्य के चुनाव में लड़ाया जाए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो उससे मुझे तो यही संकेत मिल रहा है कि इन राज्यों में भाजपा अपने राज्य में जो उनका टैलेंट पूल है उस पर उनको भरोसा नहीं है। यानी आपने टीम बना ली, क्या कहेंगे, सेंट्रल जोन कह लीजिए या नेशनल टीम कह लीजिए, फिर सेंट्रल जोन की टीम, तो नेशनल के सारे खिलाड़ियों को आप नीचे के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेज रहे हो। ये मुझे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि इनमें राज्य स्तर पे कमजोरी है। इसमें और भी देखने को मिला कि कई जो पिछली बार बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, बुरी हार हुई थी, उनको भी इन्होंने रिपीट किया है। कई ऐसे एमएलए, कई फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उनको इन्होंने रिपीट किया। उसमें कारण यही होगा कि नया टैलेंट जो बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं, ये नए लोगों की बात आती है, उसकी कमी है। वरना भाजपा तो इस बात के लिए जानी जाती है कि वो बोल्डली नए नाम, चाहे दिल्ली के हों चाहे कहीं हो, नए नाम एकदम देते हैं। जिनको अपने संगठन पे
पूरा भरोसा रहता है, पूरा विश्वास रहता है कि हमारा संगठन इतना स्ट्रांग है कि व्यक्ति का उतना मायने नहीं है। तो वो संगठन कमजोर दिख रहा है, वो व्यक्ति पे आ गए। हारे पुराने उनको भी पकड़ो, इनको भी पकड़ो। ज्योतिराज जी भी ना लड़ ले चुनाव, वहां शिवपुरी भी सुनने में आया कि खाली हो रहा है। तो सारे नेशनल लेवल के, मैं एक वो ट्वीट देख रहा था, व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें 2 मंत्री, 2 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, इस प्रकार के लोग, 4, 5, 6 पूर्व मंत्री, आप गिन लीजिए ऐसे ही। तो 6 तो ऐसे ही हम ध्यान में आ जाते हैं। अमर अग्रवाल जी से चालू करिए, मूढ़त जी के यहाँ जाइए, अजय जी के यहाँ जाइए, पांडे जी के यहाँ जाइए, और निकल आएंगे। लता उसेंडी जी को देखिए, केदार को देखिए, तो 6 तो मैंने ही गिना दिए, और भी होंगे जो अभी। कैबिनेट दिख रही है। हाँ, रमन सिंह जी खुद। तो ये हालांकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा या तो ना तो उत्साहित होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंस में आना चाहिए, लेकिन मुझे एक विश्लेषक के रूप में यही महसूस हुआ कि बेंच स्ट्रेंथ की बड़ी कमजोरी दिख रही है इसमें। आपके खिलाफ अभी तक उन्हें कोई कैंडिडेट मिला नहीं। 5 बचे हैं, 5 बचे, उसमें अंबिकापुर 5 में मैं भी एक हूँ। डिप्टी सीएम की सीट है। कुछ लोगों ने तो और भी सवाल पूछ लिए। हाँ, वो सवाल पूछ लूं। गुंजाइश का है। और सर, बीरनपुर में इन्होंने जो, क्या आपको क्या लगता है कि साहू वोटर्स को लुभाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट साहू बात उतनी नहीं, साहू से ज्यादा तो वहां लोधी समाज की उपस्थिति है। एक सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश करना, ये ज्यादातर सेंटिमेंट पे ही खेल के सत्ता में आए हैं, और वो निर्भर हो रहे हैं अब सेंटिमेंट पे। परफॉर्मेंस या टैलेंट ये पीछे रह जा रहा है। भावनाओं को उभारो और उस भावना के आधार पे चुनाव में आगे बढ़ने की सोचो। सर, कांग्रेस की कब तक एक्सपेक्ट है? पितृपक्ष के बाद। प्रतिपक्ष के बाद। सर, बीजेपी धर्म की बात करती है, सनातन की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पितृपक्ष के बाद में टिकट डिक्लेयर कर रही है और बीजेपी ने पितृपक्ष। कुछ मान्यताएं हैं, ये हमारे जन्म से ही हम लोग देखते हैं कि सभी धर्म को मानने वाले अमूमन अपनी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ के काम करते हैं। तो हमारी हिंदू प्रथाओं में इसकी मान्यता है, ऐसी चीजों की कब करना, सोना तो कहाँ उतरना, जाना तो कब जाना, बाहर जाने का समय ठीक है कि नहीं। तो जो लोग मानते हैं ऐसे संवेदनशील मौकों पे कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो इन बातों को बहुत मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। बीजेपी वो तो धर्म की और राम की पूरा मतलब उनका, शायद उन्हें ये कहेंगे कि पहले हमने कर लिया और उनको ज्यादा चिंता नहीं है कहने के लिए। फिलिस्तीनी संगठन हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के भीतर घुसकर हमला किया है। इस हमले में अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के करीब 100 सैनिकों को बंधक बनाया। इसी पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले पर ट्वीट कर कहा कि फलस्तीन के कब्जे वाले इलाके में शांति स्थापित होने की दुआ करता हूं। जाके 30 साल हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी। यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ऑस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है। ओपन एयर प्रिजन है वो। क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल में, पेरीमीटर लगा दिया। 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इजराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर
का गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इजरायली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोरेडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो, हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। यूक्रेन हमला कर पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत? चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है। मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। एंड देन दे आल्सो सेड समथिंग एल्स। चाह रहा हूं, ये 90 साल कितने मारे गए, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ऑस्लो अकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, आप 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो, हम कंडेम करते उसको, मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा हुआ बताइए? वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? और आपको तो कोई जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही। आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, वो दूसरे इलाकों में नहीं कर रहा। क्या विड्रॉ करें? आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करे? कुछ विड्रॉ नहीं करे। झूठ। Global powers have failed Palestine, sir. Yes, and it's a deliberate failure. It's a deliberate failure because it is they who were responsible for the implementation of Oslo Accord. And they had given a commitment that within 5 years, a new independent Palestinian system. 30 years have passed. They remained as mute spectators when Israel entered into those areas and started building settlements. They became blind when the Palestinians were being butchered, when small children were killed and shot in their head. Who's the oppressor over here? From last 80 years, 90 years, the issue is going on. So you believe this is resistance against the oppression? No, don't try to put words in my mouth. I have stated what I have to say. आप बोल रहे इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बोला कि छोड़ के चले जाओ, कहां जाएंगे? आप तो ओपन पॉकेट करके रख दिया गाजा को पूरा। ये सुनिए, 1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे गए, 2008 से उन 1.5 लाख में 33,000 बच्चे थे। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर क्यों नहीं बोलते टेररिस्ट आप? 1.5 लाख या तो कत्ल कर दिए गए या फिर इंजर्ड है, और 2008 से 33,000 बच्चे मारे गए उसमें। अब कौन है टेररिस्ट में, बताओ आप? 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।